नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की। 550 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में सबसे विनाशक, सबसे विध्वंसक और सबसे विस्फोटक दौर का आगाज हो चुका है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि बीते 7 दिनों में यूक्रेन के 5000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी एक सप्ताह के भीतर भीषण नरसंहार यूक्रेन में हुआ है। और जहां तक बात हथियारों की है तो उनकी गिनती भी हजारों में ही है। मगर ये तो सिर्फ आगाज भर है। इससे ज्यादा तबाही, इससे ज्यादा बारूदी कोहराम तो अभी आना बाकी है, क्योंकि क्रेमलिन ने यूक्रेन विनाश के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तक के इस्तेमाल की वार्निंग जारी कर दी है, वो भी सर्दियों से पहले। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं इमारतें जमींदोज हुई तो कहीं मकान आग की लपटों में झुलसते हुए दिखाई दिए। कहीं सैन्य अड्डे तबाह हुए तो कहीं हथियार डिपो आसमानी प्रहार में तहस नहस हो गए। जंग का सबसे विनाशक दौर अपने चरम पर है, और इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 24 घंटों में यूक्रेन के कोने कोने को रूसी डिफेंस ने बारूदी प्रहार में ध्वस्त कर दिया। डोनेत्स्क से लेकर खरसों तक, कुपियान्स्क से लेकर ज़ापोरिज़िया तक बेहद विध्वंसक अंदाज में हमला बोला। पुतिन के बारूदी प्रतिशोध के चलते जंग का सबसे विनाशक दौर अपने चरम पर है। और यह आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह है बीते 7 दिनों में यूक्रेन में प्रचंड नरसंहार होना। देखते ही देखते 5000 से ज्यादा यूक्रेनी सेना के जवानों का मारा जाना। वैसे तो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध बीते 550 दिनों से जारी है, लेकिन बीते 7 दिनों में माने तो पुतिन ने यूक्रेनी सेना को खत्म करने का प्रण ही ले लिया। यूक्रेन के शहरों को तबाह करने की कसम खा ली। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। बीते 7 दिन यूक्रेन के लिए बेहद खौफनाक रहे हैं, क्योंकि रूस ने जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट से यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक प्रहार किया, जिसके चलते यूक्रेन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के नॉर्थ डोनेत्स्क इलाके में ही 1490 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। वहीं साउथ डोनेत्स्क इलाके में रूस के हमलों में यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के करीब 820 जवान मारे जा चुके हैं। डोनेत्स्क रीजन के बाद यूक्रेन में सबसे ज्यादा नरसंहार ज़ापोरिज़िया रीजन में हुआ, जहां रूसी अटैक में यूक्रेन के 1180 सैनिक मारे गए हैं। कुपियान्स्क में भी रूस ने जबरदस्त अटैक किया, जिसमें 665 यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई। इसके अलावा खेरसोन में भी रूस का बारूदी कोहराम लगातार जारी था, जिसके चलते बीते 7 दिनों में खेरसोन रीजन में 215 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। वहीं यूक्रेन को बड़ा झटका क्रास्नोलिमांस्क में भी लगा, जहां रूस की सेना ने हमला करते हुए 7 दिनों के भीतर यूक्रेन के 340 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, कहीं यूक्रेन के इन इलाकों में रूस ने कहीं गाइडेड बम से प्रहार किया, तो कहीं रूसी फाइटर जेट ने मिसाइलों के जरिए तबाही मचाई। वहीं डोनेत्स्क में तो रूस यूक्रेन के बीच आर पार की जंग हुई।
जिसमें रूस के टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर ने ताबड़तोड़ अंदाज में विस्फोटक प्रहार किया। बीते 7 दिनों में जहां यूक्रेन के हजारों सैनिक मारे गए, उसके साथ साथ यूक्रेन डिफेंस के सैकड़ों हथियार भी तबाह हो गए। जो हथियार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को दिए थे, उसे भी रूसी ब्रिगेड ने खाक में मिला दिया। अगर बात सिर्फ बीते 7 दिनों की करें तो रूसी डिफेंस के हमलों में यूक्रेन के 26 लड़ाकू विमान तबाह हुए। वहीं रूस ने यूक्रेन के 25 लेपर्ड 2 टैंक भी तहस नहस कर दिए। इसके अलावा करीब 5000 दूसरे हथियार भी कबाड़ कर दिए गए। ज़ापोरिज़िया रीजन में जहां रूस ने यूक्रेन के Mi-8 को मार गिराया, तो वहीं रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के जरिए यूक्रेन के 2 सुखोई 25 लड़ाकू विमानों को भी आसमान में ढेर कर दिया। यानी हालात अब ऐसे हो गए हैं कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बावजूद यूक्रेन जंग पर हावी होने की बजाय बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका खामियाजा नाटो और यूरोपीय देशों को उठाना पड़ रहा है, जिनके हथियारों को रूस पलक झपकते ही तबाह कर दे रहा है। यकीन मानिए, बीते 550 दिनों से जंग जारी है, जिसमें अभी तक यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मसलन 550 दिनों की जंग में यूक्रेन के करीब 466 लड़ाकू विमान खाक हो चुके थे। इसके अलावा 247 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 6552 ड्रोन भी मार गिराए हैं। करीब 433 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी तबाह की गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन के 11,527 टैंक्स तबाह हो चुके हैं। वहीं 1419 आर्टिलरीज को भी रूस ने तहस नहस कर दिया है। अब यूक्रेन की उम्मीद सिर्फ F-16 पर टिकी है, जिसकी डिलीवरी में फिलहाल कुछ महीनों का वक्त है। ऐसे में यूक्रेन का नेक्स्ट प्लान जंग को सर्दियों तक खींचना है, ताकि जैसे ही पश्चिमी देशों से F-16 की खेप कीव पहुंचे, फौरन यूक्रेन इस आसमानी जंगबाज से रूस पर धावा बोल दे। हालांकि यूक्रेन की उम्मीदों पर खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी से पहले एक ट्रेनिंग सेशन से गुजरना होगा, जिसमें यूक्रेनी वायुसेना के पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग सेशन में कई महीने भी लग सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका समेत 3 देश यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट सौंपेंगे। आखिर उनकी ट्रेनिंग कहां-कहां पर होगी, ये भी जान लीजिए। अमेरिका से मिलने वाले F-16 की ट्रेनिंग बुल्गारिया में जारी है, जबकि डेनमार्क से मिलने वाले F-16 की ट्रेनिंग डेनमार्क में ही दी जाएगी। वहीं नीदरलैंड के F-16 की ट्रेनिंग रोमानिया में होने की आशंका है। ऐसे में ट्रेनिंग में वक्त ज्यादा लगा तो इस दौरान युद्ध का रुख पलट सकता है। यानी भले ही यूक्रेन सर्दियों तक जंग को एक निर्णायक दौर में पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन ऐसा ना हो, F-16 आते आते देर हो जाए। वहीं रूस एक तरफ विध्वंसक प्रहार कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी डिफेंस लाइन को और भी मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो सर्दियों से पहले यूक्रेन पर कब्जा कर सके या फिर उसका संपूर्ण संहार कर सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का मिलिट्री बेस निशाना बना है। ज़ापोरिज़िया में रूसी बेस को नेस्तनाबूद कर दिया गया। टोकमाक इलाके में यूक्रेन का मिसाइल अटैक देखने को मिला। धमाके में रूसी सैन्य बेस को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। पंद्रह दिनों में इतना तो तय हो गया है कि मॉस्को में रूस की आर्मी को 1 सेकंड भी
सुकून के पल अब नहीं मिलने वाले हैं। यूक्रेन हर दिन कोशिश कर रहा है, एक दिन में कई बार कोशिश कर रहा है कि मॉस्को में बहुत बड़ा धमाका हो। अब यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पर प्रहार किया है। मॉस्को के अलावा यूक्रेन के 6 और जगहों पर अटैक किया गया है। रोबोटाइन में भी भीषण जंग चल रही है। आपको दिखाते हैं कि रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन कैसे एक खास रणनीति के तहत रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। पंद्रह दिन में कई बार नाकाम, और कई बार कामयाबी। लेकिन ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानी। रणनीति नहीं बदली और उसी का अंजाम है कि मॉस्को के आसमान में दहशत लाने वाली आवाज बार बार गूंज रही है। कामयाबी एक बार फिर मिली। मॉस्को में एक जोरदार धमाके ने रूस की एजेंसियों के होश उड़ा दिए। निशाना थोड़ा सा इधर से उधर ना हुआ होता तो रूस को नुकसान की भरपाई करने में बरसों लग जाते। कुछ इसी तरह की है मॉस्को में लियोबर्त्सी की एक फैक्ट्री। नाम है मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट। यहां पर हर वक्त सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स मौजूद रहते हैं क्योंकि ये दुनिया के बड़े हेलीकॉप्टर कारखानों में से एक है। यहीं से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ड्रोन का धमाका हुआ। अगर निशाना सही रहता तो रूस की ये फैक्ट्री तबाह हो जाती। इस फैक्ट्री में Mi-26 जैसे हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन भी होता है। यूक्रेन दिन रात ऐसे ही मौके तलाश रहा है जिससे रूस की जमीन पर बड़ी तबाही हो सके। मॉस्को का लेटेस्ट वीडियो देखिए, कैसे एयर डिफेंस की मजबूत कवच को यूक्रेनी ड्रोन ने फिर मात दे दी। बदला रूस ने भी लिया है। खैरसौ की इस 2 मंजिला इमारत को देखिए। ड्रोन कैमरे में कैप्चर होने के चंद मिनटों बाद यहां जोरदार धमाका हुआ। धुएं का बादल छटा तो यहां से वो इमारत गायब हो चुकी थी। ये रूस के एरोस्पेस फोर्स का हमला था। खैरसौ के द्वीप पर यूक्रेन ने यहां पर इन्फेंट्री का ठिकाना बनाया था। रूस के इस ताबड़तोड़ प्रहार को देखिए। रूस की आर्मी लॉन्ग रेंज रॉकेट्स दाग रही है। हमला पिंचुक कीव के एक एयरफील्ड पर किया गया। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के 20 से ज्यादा हमलों को नाकाम कर दिया गया। कुपियांस्क, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क में यूक्रेन ने रूसी फौज पर हमला किया था। रूस का दावा है कि यूक्रेन किसी भी हमले में कामयाब नहीं हो सका। दावा यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट करने का भी है। रूस ने ब्रियांस्क में 2 और मॉस्को में 1 ड्रोन को गिराने का दावा किया।
यूक्रेन अब एक नए तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो दिखने में एयरक्राफ्ट की तरह है। रूस ने ऐसे कई ड्रोन का इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। लेकिन मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमले से इतनी दहशत है कि सोमवार की सुबह भी मॉस्को के तमाम एयरपोर्ट से उड़ानों को रोका गया। वीडियो काखोवका का है। यहां रूस का कब्जा है, लेकिन रविवार को यहां पर रूस के काफिले पर यूक्रेन ने हमला किया, जिसकी वजह से रूस की कई गाड़ियां जल गई। रूस के इस इलाके में रात के वक्त कई धमाके हुए। लोग सुकून से सो नहीं सके। धमाकों से गाड़ियों के अलार्म बजते रहे। इमारत के ऊपरी हिस्से में ड्रोन के धमाके के निशान मौजूद हैं। ये इमारत कुर्स्क के रिहायशी इलाके की है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को सबसे बड़ा हमला कुर्स्क में किया गया। यूक्रेन ने कुर्स्क के एक एयरफील्ड को निशाना बनाया। यूक्रेन ने हमले के लिए 16 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हमले में रूस की सुखोई 30 को नुकसान पहुंचा है। एक MiG-29 भी हमले में नष्ट हो गया। S-300 एयर डिफेंस कॉरिडोर भी यूक्रेन के टारगेट पर था। ड्रोन अटैक का एक और सबूत देखिए। बर्डियांस्क की इमारतों के बीच से काला धुआं उठ रहा है। आग कैसे लगी साफ नहीं है, लेकिन दावा है कि यहां पर एक जोरदार धमाका हुआ था। रूस के सैनिकों को ड्रोन का मलबा मिला है, जिससे जाहिर होता है कि पुर्तगाल से यूक्रेन को ड्रोन की सप्लाई की गई है। यूक्रेन ने भी घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये रूसी ठिकाने पर जेडैम बम से हमला है। यूक्रेन के पास जेडैम बम का बड़ा स्टॉक मौजूद है। यूक्रेन की सेना क्लस्टर बम का भी लगातार इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन ने क्लस्टर बम से रूस के एक ठिकाने पर अटैक किया। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यहां पर हथियारों का गोदाम बनाया था। रोबोटाइन में यूक्रेन की फौज ने अपना मिशन तेज कर दिया है। ये यूक्रेन की स्पार्टन ब्रिगेड है। यूक्रेन के जवान यहां पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंचे और आगे बढ़ रहे हैं। ये ज़ापोरिज़िया का अहम इलाका है, जहां पर यूक्रेनी फौज रूस की सेना को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। रोबोटाइन में इतना तनाव है कि रूस के ड्रोन ने अपने देश के टैंक को निशाना बनाया। ज़ापोरिज़िया के कुछ इलाकों में दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई है। रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे के ठिकाने पर कब्जे की जंग लड़ रही है। ड्रोन से बंकर और सुरंग में छिपे सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। यहां यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूस के 2 सैनिकों पर ग्रेनेड ड्रॉप किया और फिर जोरदार धमाका हुआ। बाखमुट के करीब क्लेशविचिवका में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन ने यहां पर बैकअप फोर्स को भेजा है और उसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हो गई है। क्रीमिया में एक हैरान करने वाली घटना हुई। यहां सैनिकों के बैरक में घुसकर कुछ अज्ञात लोगों ने 14 सैनिकों की हत्या कर दी। हमले के दौरान सिर्फ चाकू का इस्तेमाल किया गया। रूस की जमीन पर लगातार हमले से रूस बेहद गुस्से में है। रूस की तरफ से नेटो के लिए चेतावनी जारी हुई है और दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेलने का आरोप लगाया गया है। जबकि पोलैंड में अमेरिका और ब्रिटेन के जनरल्स की यूक्रेनी कमांडर इन चीफ के साथ बैठक के बाद रूस ज्यादा सतर्क है। ज़ेलेंस्की ने सितंबर में रूस पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो रूस से है। रूस के रोस्तोव में भयंकर आग लगी है। धमाकों के बाद रोस्तोव के नेप्रोवस्की मार्केट में भीषण आग लग गई। रोस्तोव में यूक्रेन की तरफ से कई बार अटैक हुआ है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के प्लेन का
मॉस्को के करीब गिरना एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने हत्या और हादसे के सस्पेंस को गहरी खाई में तब्दील कर दिया है। हालांकि पहली रिपोर्ट में प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन हादसे में तकनीकी कारण को दिए गए क्लियरेंस ने मौत को संदिग्ध बना दिया है। वहीं जांच में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिसने इस घटना को मर्डर मिस्ट्री में भी बदल दिया है। देखिए किन किन बिंदुओं पर उलझी है प्रिगोजिन की मौत की गुत्थी। Сделали, а нам сейчас нужно сделать так, чтобы у них ни хрена не получилось. दुनिया में शक्ति के दो केंद्र, क्रेमलिन और व्हाइट हाउस। इन दोनों केंद्रों की सत्ता पर चेहरे कितने भी क्यों ना बदले, लेकिन अदावत कभी खत्म नहीं। उल्टा कुछ संदिग्ध बारूदी एक्शन दोनों केंद्रों के बीच तकरार बढ़ाई। यूक्रेन के वॉर जोन में भी ऐसा ही हुआ। रूस के बारूदी मिशन को शांति से रोकने की कोशिश करने की बजाय जंग की ज्वाला जबरदस्ती भड़काई गई। और अब रूसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन की मौत ने बारूदी तबाही का एक नया ही मुहाना खोल दिया। हत्या और हादसे के बीच झूल रही प्रिगोजिन की मौत की थ्योरी में शक के घेरे में कई नाम हैं, लेकिन ये नाम जुड़ते हैं दो ही केंद्रों से, रूस और अमेरिका। आपने बिल्कुल सही सुना, ये शक प्रिगोजिन के लड़ाके भी जता रहे हैं। А нам сейчас нужно сделать так, чтобы у них दो धड़ों में बढ़ चुके वैगनर ग्रुप के एक धड़े की नजर क्रेमलिन से बगावत का बदला देख रही है, तो दूसरा धड़ा इसे अमेरिका की साजिश बता रहा है। वैगनर्स का यह शक तब और भी ज्यादा सही दिशा में नजर आता है जब प्रिगोजिन की मौत पर संशय खत्म हो जाता है और तकनीकी जांच रिपोर्ट जारी होती है। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए पहले मौत पर संशय खत्म करने वाली रिपोर्ट देखिए। हादसे वाली जगह पर मिले शव के अवशेष का डीएनए टेस्ट करवाया गया है। इस टेस्ट में एक शव प्रिगोजिन के होने की पुष्टि कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में 10 लोग सवार थे और सभी की मौत हो चुकी है। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आते हैं। रिपोर्ट में प्लेन क्रैश के पीछे कोई तकनीकी आधार नहीं दिया गया है, उल्टा सस्पेंस गहराने वाले कुछ तथ्य बाहर आते हैं। पहला तथ्य ये कि उड़ान से पहले प्लेन की मरम्मत हुई थी। दूसरा ये कि प्लेन में एक नया टर्बो रेफ्रिजरेटर लगाया गया था और रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करने वाले 2 इंजीनियर लापता हैं। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि उड़ान से पहले प्लेन में शराब की बास्केट रखी गई थी, जिससे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरी समय में मरम्मत क्यों की गई, बेनाम कंपनी का टर्बो रेफ्रिजरेटर क्यों लगाया गया और इंस्टॉल करने वाले वो इंजीनियर कौन थे। इसके अलावा शराब की बास्केट प्लेन के अंदर क्यों पहुंचाई गई, क्या यह साजिश का कोई हिस्सा है। हालांकि इस संबंध में रिपेयरिंग करने वाले इंजीनियर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनका दावा है कि ठीक पहले लैंडिंग गियर, ब्रेक और टर्बो कूलर को बदलना जरूरी था। लेकिन यह जवाब तब संदिग्ध होता है जब इसे मॉस्को से एक और प्लेन की उड़ान से जोड़ा जाता है। हालांकि प्रिगोजिन की मौत पर संदेह खड़ा करने वाले दूसरे प्लेन की थ्योरी पर वही विराम लग जाता है जब डीएनए की रिपोर्ट में मौत की पुष्टि हो जाती है। जबकि रिपोर्ट्स के आधार पर दावा तो यह किया जा रहा है कि प्रिगोजिन का प्लेन लिकर की बास्केट में रखे बॉम्ब के धमाके से ही हवा में 2 टुकड़े हो चुका था। यानी साजिश की थ्योरी कुछ हद तक संदेह गहराती है, तो कुछ थ्योरी इसे असामान्य हादसा बताती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज और ऐसी है जो सबको चौंकाती है।
वो है प्रिगोजिन के प्राइवेट जेट को ऑपरेट करने वाला रेगुलर पायलट का उस दिन प्लेन में ना होना। तो क्या प्रिगोजिन के पायलट को साजिशन हटाया गया था कि मॉस्को से टेक ऑफ करने वाले दूसरे प्लेन का पायलट प्रिगोजिन का रेगुलर पायलट था? और क्या प्रिगोजिन की मौत को मिस्ट्री जानबूझकर बनाया गया है? अगर पायलट से दूसरे प्लेन की उड़ान को जोड़ा जाए तो फिर मुमकिन है कि प्रिगोजिन की मौत को मिस्ट्री बनाया गया है और डीएनए रिपोर्ट झूठी है। लेकिन 10 लोगों की बलि देकर एक मौत को मिस्ट्री बनाना करीब करीब नामुमकिन है। फिर भी इस थ्योरी पर यकीन तब बढ़ता है जब प्रिगोजिन अपनी ही मौत की ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी कर चुके होते हैं। यानी प्रिगोजिन ने प्लेन के हवा में टूटकर गिरने की भविष्यवाणी की और मॉस्को के उत्तर पश्चिम में ठीक वैसा ही हादसा हो गया। और ऐसा हादसा पहले हुए पुतिन के दुश्मनों के अंत की परंपरा में भी फिट बैठता है। इसलिए शक के घेरे में अब भी पुतिन बने हुए। हालांकि क्रेमलिन ने प्रिगोजिन की मौत पर बयान जारी कर इससे खुद को अलग कर दिया, लेकिन इसका मतलब साफ है कि प्रिगोजिन को अपनी मौत का डर पहले से था। प्रिगोजिन को अपने अंत का अनुमान था और प्रिगोजिन का इशारा क्रेमलिन की तरफ भी था। हालांकि बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने दावा किया है कि प्रिगोजिन को आगाह कर दिया गया था कि उन पर दुश्मनों की नजर है और उन्हें टारगेट किया जा सकता है। खबर के मुताबिक बेलारूस को खुफिया इनपुट मिल चुका था। कुल मिलाकर प्रिगोजिन को लेकर जारी की गई रिपोर्ट भी सस्पेंस बढ़ाने वाली है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आखिरकार सच है क्या। इस मौत के पीछे कई थ्योरीज सामने आ रही हैं, लेकिन प्रिगोजिन की मौत के पीछे हाथ किसका है, इसको लेकर कोई दावा नहीं किया जा रहा। एक नई थ्योरी नए वैगनर चीफ को लेकर सामने आई है, जिस पर हालांकि अभी तक वैगनर के किसी भी धड़े ने बात नहीं की है। लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञों को शक है कि ये क्रेमलिन की साजिश के तहत नए वैगनर चीफ को लाने की तैयारी थी और ये वैगनर चीफ होंगे केनेडी निकोलाएविच टिमचेंको। आखिर कौन है टिमचेंको, इसे भी समझ लीजिए। केनेडी टिमचेंको रूस के अरबपति व्यवसायी हैं। टिमचेंको 1990 के दशक की शुरुआत से पुतिन के करीबी दोस्त रहे हैं। पुतिन ने ही उन्हें तेल निर्यात का लाइसेंस दिलाया था और इस समय टिमचेंको रूस से छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और पुतिन को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो न सिर्फ वैगनर की फंडिंग खुद कर सके बल्कि उनका करीबी भी हो। माना जा रहा है कि प्रिगोजिन की बगावत के बाद टिमचेंको को ही पुतिन ने नई पीएमसी बनाने के लिए कहा था, लेकिन इससे विद्रोह की आशंका थी। इसलिए वैगनर की कमान टिमचेंको को देने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर आ रही है रोमानिया से। रोमानिया के एलपीजी स्टेशन में भीषण धमाका हुआ है। राजधानी बुकारेस्ट के पास हुआ है ये बड़ा धमाका। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है और 56 लोग जख्मी हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। धमाके के पीछे विदेशी साजिश की जांच भी शुरू हो गई है। देखिए तस्वीरें, एलपीजी स्टेशन के पास भीषण धमाका हुआ है और इस धमाके की वजह से एक बड़ा इलाका जिसमें इसका प्रभाव देखने को मिला। विदेशी साजिश हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इसी एंगल पर जांच भी शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें देखिए रोमानिया से। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट के पास एलपीजी स्टेशन पर एक बड़ा धमाका हुआ है। 56 लोग जख्मी हुए हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और विदेशी साजिश भी हो सकती है, इस तरह की आशंका के तहत भी जांच की जा रही है। काला सागर में फिर से बारूदी बवंडर उठा है। इस बार वजह ग्रेन कॉरिडोर नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीक्रेट जगह है जिस पर कब्जे को लेकर यूक्रेन और रूस में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। खास बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन भी चोरी छिपे इस जंग में शामिल हो चुके हैं। यानी रूस एक साथ 3 देशों से जंग लड़ रहा है। काला सागर के बीचों बीच मौजूद वो सीक्रेट जगह बायो पॉइंट है। सवाल यह है कि आखिर बोयको पॉइंट में ऐसा क्या है जो अमेरिका भी उसे पाने के लिए बेचैन है। इस रिपोर्ट में जानिए बोयको पॉइंट की पूरी मिस्ट्री और बोयको को लेकर रूस यूक्रेन में जंग की पूरी हिस्ट्री भी। सागर धड़क रहा है, आसमान से बम बरस रहे हैं,
और पानी में तैरते सी ड्रोन जवाबी हमला कर रहे थे। काले सागर में खास जगह पर कब्जे के लिए यूक्रेन ने जाल बिछा दिया, जिसके लिए अमेरिका अपने रीपर ड्रोन से जासूसी कर रहा है। लेकिन रूस ने ठान लिया, अगर उस सीक्रेट पॉइंट पर किसी ने भी कब्जे की कोशिश की तो वो समंदर में बारूदी भवंडर ला देगा। रूस जो कहता है वो करता जरूर है। यही वजह है कि बोयको टावर्स की तरफ बढ़ते रीपर ड्रोन को सुखोई ने मार गिराया। इतना ही नहीं, रूस ने दावा किया कि बोयको टावर्स पर हमला करने के लिए आया यूक्रेन का सी ड्रोन भी रूस ने तबाह कर दिया, जबकि यूक्रेन का दावा है सी ड्रोन पर रूस का मिसाइल अटैक नाकाम हो गया। खास बात यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से हमले का वीडियो जारी किया गया है। पहली तस्वीर में देख सकते हैं सुखोई ने कैसे यूक्रेन की मिलिट्री बोट को हमले में तबाह कर दिया, जबकि दूसरी तस्वीर में दिख रहा है कि मिलिट्री बोट मिसाइल से दूर गिरती है। इस बीच मिलिट्री बोट से बोयको टावर पर अटैक कर दिया जाता है। अब सवाल उठ रहा है कि ब्लैक सी में जिस जगह को बोयको टावर कहा जा रहा है, आखिर उस जगह में ऐसा क्या है कि उस जगह पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन विध्वंसक जंग लड़ रहे हैं। दरअसल बोयको टावर क्रिमिया और ओडेसा के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तेल और गैस का अकूत भंडार है। ये उसी बोयको टावर की तस्वीरें हैं जहां पर रूस एक आर्टिफिशियल बेस भी तैयार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल ठीक ब्लैक सी में मौजूद स्नेक आइलैंड की तरह करेगा। जहां कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उतारे जा सके। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम भी लगाए जाएंगे जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर सके। इसके अलावा रूस ने हाल ही में यूक्रेन के हमले को देखते हुए वॉरशिप्स को तैनात कर दिया है और सबमरीन से भी निगरानी बढ़ा दी गई है। यानी बोयको को एक अभेद किला बनाकर तेल और गैस के खजाने निकालने की तैयारी कर रहा है। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। उसी वक्त सेवेस्तोपोल बेस, स्नेक आइलैंड और बोयको टावर पर भी कब्जा किया गया था। स्नेक आइलैंड को छोड़कर बाकी तीनों जगहों पर रूस का कब्जा बरकरार है, जिसे दोबारा पाने के लिए यूक्रेन छटपटा रहा है, इसलिए बार बार हमले कर रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बोयको पॉइंट पर करीब 58.6 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का भंडार है, जबकि 2.53 मिलियन टन क्रूड ऑयल का भंडार बताया जा रहा है। यही वजह है बोयको पॉइंट यूक्रेन और रूस के बीच जंग का हॉटस्पॉट बन चुका है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन भी बोयको को कब्जाने में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जिस रीपर ड्रोन से बोयको की जासूसी की जा रही है वो अमेरिका ने ही यूक्रेन को दी है। जबकि जिस सी ड्रोन के जरिए यूक्रेन बार बार क्रीमिया और ब्लैक सी में मौजूद रूस की वॉरशिप पर हमला कर रहा है, वो सी ड्रोन अमेरिका ने ही यूक्रेन को दिए। जबकि रूस बोयको की इतनी जबरदस्त घेराबंदी कर चुका है कि ड्रोन तो क्या, अब परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके यूक्रेन अगर अमेरिका के दम पर फिर से हिमाकत करता है तो इस बार रूस यूक्रेन के मंसूबे को तो रौंदेगा ही, साथ ही अमेरिका पर अटैक करके महायुद्ध का ऐलान कर सकता है। यानी ब्लैक सी से एक बार फिर से जंग का सबसे बड़ा मोर्चा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है रूस से। रूस में शाहिद ड्रोन का उत्पादन शुरू हुआ है। रूस और ईरान मिलकर बना रहे हैं ये शाहिद ड्रोन। ईरान की मदद से रूस में बनी है ड्रोन फैक्ट्री। अगले 4 महीने में 1300 ड्रोन तैयार होंगे। तो देखिए किस तरह से ये बड़ी सफलता है जिसमें ईरान और
रूस मिलकर ड्रोन बनाएंगे। ड्रोन फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है जो ईरान की मदद से बनी है और 4 महीने में अब 1300 ड्रोन तैयार होंगे, इसका लक्ष्य रखा गया है। वॉर सीन बदलने वाला है। ज़ेलेंस्की नए हथियारों से क्रीमिया पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसके नए ताकतवर हथियारों के हमले से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं बच पाएंगे। यूक्रेन ने अपनी एक नई मिसाइल से रूस के S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर देने का दावा किया। आखिर किन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की क्रीमिया को रूस से छीन लेने की योजना बना रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या ज़ेलेंस्की के नए हथियारों से ही एटमी संघार की शुरुआत होगी? क्या क्रीमिया पर कब्जे के लिए यूक्रेन हो गया तैयार? क्या क्रीमिया से शुरू होगा एटमी संहार? क्रीमिया विजय के लिए ज़ेलेंस्की लाए घातक हथियार। क्रीमिया पर दोबारा कब्जा करने के लिए यूक्रेन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्रीमिया को कैप्चर करने के लिए यूक्रेन बड़ा घमासान शुरू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन डिफेंस का दावा है कि वो क्रीमिया विजय के लिए ऐसे घातक हथियार लाया है जो क्रीमिया में पुतिन के सभी चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देगा। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके 2 हथियार क्रीमिया को जीतने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे। यूक्रेन के मुताबिक उसकी एक मिसाइल ने क्रीमिया में हमला करके रूस की S-400 ट्रायम्फ को नष्ट कर दिया। दावे के अनुसार यूक्रेन की नई मिसाइल हर खासियत से लैस है। ये मिसाइल यूक्रेन ने ही तैयार की है। ये पूरी तरह से एक आधुनिक मिसाइल है, इसमें कोई खामी नहीं है। यूक्रेन अपनी इस नई मिसाइल से ब्लैक सी में रूसी टारगेट पर हमला करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन ने इस हफ्ते की शुरुआत में वेस्ट क्रीमिया में नई मिसाइल का इस्तेमाल करके रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने अपनी नई मिसाइल से हाल ही में क्रीमिया के तार खानकोट में रूस की S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया। जिस रूस का बेहद ताकतवर हथियार माना जाता है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने जो नई मिसाइल बनाई है वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने अपनी इस ताकतवर नई मिसाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके नाम का भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ब्लैक सागर में रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए यूक्रेन अपनी स्वदेशी R-360 नेपच्यून जैसी एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल जमकर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की रूस पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की मिलिट्री इंडस्ट्री ने मिसाइल प्रोडक्शन को तेज कर दिया है। जुलाई के महीने में यूक्रेन ने मिसाइल प्रोडक्शन 2 गुना तेज कर दिया। यूक्रेन नेटो से मिले होवित्जर की तर्ज पर भी नए हथियार तैयार कर रहा है। हालांकि जुलाई से अभी तक यूक्रेन ने कितनी नई मिसाइलें और हथियार तैयार किए हैं इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन की क्रीमिया विजय की तैयारी एटमी युद्ध करा सकती है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि ये क्रीमिया पर किसी भी तरह का हमला एटमी संहार की वजह से बनेगा, लेकिन पुतिन की धमकियों की परवाह न करके यूक्रेन ने फिर से क्रीमिया पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन ने क्रीमिया के नॉर्थ और वेस्ट में 2 ड्रोन से हमले किए। हालांकि रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के दोनों ड्रोन्स को मार गिराया।
क्रीमिया पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले के अलावा यूक्रेन क्लस्टर रॉकेट से भी हमले कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के कमांडर इन चीफ के एक पूर्व सलाहकार ने दावा किया कि यूक्रेन क्रीमिया से ब्रिज पर बड़े अटैक कर सकता है। क्रीमिया को रूसी कब्जे से वापस लेने के लिए यूक्रेन 2 पुलों पर भीषण हमला करने का प्लान बना रहा है। इसके लिए यूक्रेन लंबी दूरी के क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन को अमेरिका से DPICM रॉकेट यानी कि डुअल पर्पस इंप्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशंस जैसे हथियार मिलने जा रहे हैं। DPICM रॉकेट को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हाइमार्स से दागा जा सकता है। इसे M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से भी दागा जा सकता है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के हथियार क्रीमिया में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के दम को देखते हुए लगता है कि यूक्रेन को पुतिन कभी भी परास्त कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, ये उनका इरादा है। लेकिन पुतिन के लिए मुसीबत वो देश बनते जा रहे हैं जो यूक्रेन को न सिर्फ हथियार दे रहे हैं बल्कि रूस से फ्रंट फुट पर युद्ध लड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं। ऐसे में पुतिन ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है जिससे यूक्रेन भी तबाह होगा और उसके मददगार यूरोपीय देश भी बर्बाद हो जाएंगे। और इस प्लान को अमल में लाने का जिम्मा चेचनिया के चीफ कादिरोव को सौंपा गया है। कादिरोव ने ऐलान कर दिया है कि अब जिहाद से यूरोप में कयामत आने वाली है। का नया प्लान, कादिरोव मचाएगा घमासान। कादिरोव का ऐलान, यूरोप में मचेगा कोहराम। और चेचन्या के सुप्रीम लीडर रमजान कादिरोव के निशाने पर वो यूरोपीय देश है जहां हाल के दिनों में कुरान का अपमान किया गया। रमजान कादिरोव ने खुला ऐलान करते हुए कहा, हम यूक्रेन को खत्म कर देंगे। इसके अलावा उन तमाम देशों को भी नहीं बख्शेंगे जहां पाक कुरान का अपमान किया गया है, जिसमें सबसे पहले टारगेट पर स्वीडन और डेनमार्क है, जहां कादिरोव ने जिहाद छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी कुरान के अपमान के नाम पर कादिरोव अपने लड़ाकों के साथ घुस जाएगा और भारी तबाही मचाएगा। वो तबाही ऐसी होगी जिससे दुनिया के ताकतवर देश कांप जाएं और नेटो भी रूस के खिलाफ आंख उठाकर नहीं देख पाए। दरअसल रमजान के कंधे पर बंदूक रखकर पुतिन चला रहे। वो यूक्रेन में बम बरसाने के अलावा उन तमाम देशों से भी बदला लेना चाहते हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। खासतौर से स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में जाने से पुतिन आग बबूला है, जबकि डेनमार्क F-16 के लिए यूक्रेनी पायलट को ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसे में पुतिन इन देशों पर सीधा अटैक नहीं कर सकते, इसलिए कादिरोव के सहारे पश्चिम के खिलाफ जिहाद छेड़ने की प्लानिंग की गई। यानी अब कादिरोव के लड़ाके रूसी फोर्स के साथ मिलकर उन देशों में जा घुसेंगे जहां कथित तौर पर कुरान के अपमान का मामला सामने आया है। इसकी आड़ में वहां के सैन्य अड्डों और दूसरे ठिकानों पर बम गोले बरसाएंगे, जिससे वो देश यूक्रेन को हथियार देने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
ये बात सुनने में आपको अजीब सी लग सकती है कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से सुपर पावर अमेरिका तक को दहलाने वाले तानाशाह किम जोंग को भी डर लगने लगा है। तानाशाह किम ने अपनी सुरक्षा में बैलिस्टिक ब्रीफकेस की भी तैनाती कर दी है। सवाल यह है कि किम को किस बात का डर है? क्या इसी डर की वजह से किम ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी दे दी है? क्या किम को अमेरिका के नए फैसले से डर लगने लगा है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर कोरिया का तानाशाह क्यों डर गया? तानाशाह ने न्यूक्लियर कवच क्यों पहना? किम को मौत का डर क्यों लग रहा? क्या खौफ में तानाशाह दबाएगा एटमी ट्रिगर? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने बैलिस्टिक ब्रीफकेस मंगा लिया। किम ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि किम को अपनी जान का डर सता रहा है। आखिर किम की जान के पीछे कौन पड़ा है? क्या किम को अमेरिका से डर लग रहा है? क्या किम को एटमी हमले का खौफ सता रहा है? किम ने एक तरफ अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है, अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। एक तरफ तानाशाह ने एटमी काउंटर की तैयारी कर ली, तो दूसरी तरफ किम ने अमेरिका को धमकी भी दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तानाशाह न्यूक्लियर कवच से क्यों घिर गया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की हत्या की कोशिश की गई। कुछ दिन पहले राजधानी प्योंगयांग में एक धमाका हुआ जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर आई। हालांकि इस धमाके को हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इतने दिन बाद इसकी जानकारी दुनिया को मिली है। कहा जा रहा है कि प्योंगयांग में इस धमाके के जरिए तानाशाह को टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन धमाका करने वालों को उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस घटना के बाद से किम ने अपनी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम ने नए एक्सप्लोसिव डिटेक्शन इक्विपमेंट्स को मंगाया है। ये बम जैसी चीजों का पता लगाने वाला सिस्टम है। किम की सिक्योरिटी टीम में बीफ के धारी गार्ड भी शामिल किए गए हैं। किम की सिक्योरिटी टीम में बीफ के धारी गार्ड भी शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि किम के सुरक्षा गार्ड्स के पास जो ब्रीफ केस है उसे बैलिस्टिक बैग या बैलिस्टिक ब्रीफ केस कहा जाता है। बैलिस्टिक ब्रीफ केस को कार्बन फाइबर से तैयार किया जाता है। बुलेट प्रूफ होने के अलावा वो इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। गोली चलाए जाने पर बैलिस्टिक बैग से किम को चारों ओर से ढककर सुरक्षित बचाया जा सकता है। एक तरफ तानाशाह अपना सुरक्षा चक्र मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ किम ने अमेरिका को धमकी भी दी है। तानाशाह ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देकर अमेरिका दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा रहा है। उत्तर कोरिया का मानना है कि यूक्रेन के बहाने अमेरिका भयावह प्लान बना रहा है। प्योंगयांग की तरफ से दावा किया गया है कि अगर कीव को अमेरिका की तरफ से F-16 लड़ाकू विमान दिए गए तो रूस के साथ परमाणु युद्ध भड़क सकता है। प्योंगयांग के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने के बाद क्षेत्रीय शांति को तो खतरा पैदा होगा ही, अमेरिका की यह कार्रवाई पुतिन को एटमी हमले के लिए मजबूर कर देगी। आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका डेनमार्क और नीदरलैंड के जरिए यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मुहैया कराएगा। पेंटागन के मुताबिक अक्टूबर में यूक्रेन के पायलट्स को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। आपको याद दिला दें कि अमेरिकी F-16 फाइटर जेट के अलावा लॉन्ग रेंज हथियारों की यूक्रेन लंबे समय से मांग कर रहा है, लेकिन पुतिन की चेतावनियों के बाद अमेरिका अभी तक इन हथियारों को देने से पीछे हटता रहा है। लेकिन अगर अमेरिका से घातक हथियार यूक्रेन को मिल गए तो एटमी जंग छिड़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।